क्या आपने कभी सोचा है कि अचानक से एक ऐसा देश जो ऑयल को इंपोर्ट किया करता था, ऑयल एक्सपोर्टर कैसे बन गया? कैसे यूएसए ने सऊदी अरब को भी पछाड़ दिया? वो देश जिसके ऊपर वो निर्भर थे तेल खरीदने के लिए, अब उसका कॉम्पिटिटर बन गया है ऑयल एक्सपोर्ट में। और क्योंकि अमेरिका एक ऑयल एक्सपोर्टर बन चुका है, इसलिए कैसे दुनिया की फॉरेन पॉलिसी बदल गई है, अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी खुद किस तरह से बदल गई है, और क्या कारण है कि ये एक्सपोर्ट और फॉरेन पॉलिसी का बदलाव अमेरिका के इन्वायरमेंट पे बहुत बड़ा प्रभाव डाल रहा है। ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी होती है जिसके तहत अमेरिका ऑयल निकालता है, और कैसे जो नॉर्मल ऑयल ड्रिलिंग होती है उसके मुकाबले में ये जो टेक्नोलॉजी है फ्रीकिंग की, ये कैसे अलग है, ये सब जानेंगे इस वीडियो में। वेलकम टू ओनली आईएएस, और जानते हैं कैसे ऑयल और फॉरेन पॉलिसी, वर्ल्ड पॉलिटिक्स और एनवायरनमेंट आपस में जुड़े हुए हैं, कैसे अमेरिका ने अपने आप को इस तरह बदल लिया। ये सब जानने से पहले आपको थोड़ा बैकग्राउंड जानना पड़ेगा। क्या अमेरिका हमेशा से अमेरिका ऑयल बेचा करता था या ऑयल खरीदा करता था? तो जब ऑयल की शुरुआत होती है वो आज से कई साल पहले की बात है। 1850s के बाद से ही ऑयल का बूम स्टार्ट होता है। सबसे पहले वॉट जेम्स वॉट एक स्टीम इंजन बनाते हैं। स्टीम इंजन बनने के बाद से ही लगातार डिमांड स्टार्ट होती है ऑयल की। और ऑयल की शुरुआत में 1900s तक का जो पीरियड होता है, अप टू 1900s, उसमें यूएसए दुनिया का फोर्थ लार्जेस्ट, केरोसिन उसका फोर्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्ट पॉइंट होता है। वो ऑयल को दुनिया भर में एक्सपोर्ट करता है, केरोसिन, ऑयल प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट किया करता था। और दुनिया में लगभग 85% तक का जो क्रूड ऑयल प्रोडक्शन था वो अमेरिका में ही होता था। लेकिन फिर कुछ ऐसा घटता है जिसकी वजह से एक ऐसा देश जो ऑयल एक्सपोर्ट करता था एक ऑयल इंपोर्टर बन जाता है। अमेरिका में होता है एक रेवोल्यूशन, और उस रेवोल्यूशन का नाम होता है क्या? उस रेवोल्यूशन का नाम होता है एक कार का बनना। फोर्ड मोटर्स का टी मॉडल आता है, और ये मॉडल चीज़ें हमेशा के लिए बदल देता है। टी मॉडल आने के बाद जो फोर्ड मोटर्स ने डेवलप किया, अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी मोटराइज्ड कंट्री बन जाती है। यानी अमेरिका के हर 5 में से एक व्यक्ति के पास एक मोटर गाड़ी होती है। 1927 आते आते अमेरिका में कार्स बिकनी बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं तो अमेरिका में हर 5 में से एक व्यक्ति के पास कार थी। कंपेयर टू यूरोप, या आप यूके की बात करो या जर्मनी की बात करो, तो वहाँ 44 लोगों में एक व्यक्ति के पास समय कार हुआ करती थी। लेकिन अमेरिका में 5 में से एक व्यक्ति के पास कार उसी समय आने लग गई। ये कार बनी थी 1908 में, और ये इतनी अफोर्डेबल और बेहतर कार थी कि पूरे अमेरिका में फैल गई। तो इस कार की बिक्री के साथ ही अमेरिका में नीड फॉर ऑयल बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अमेरिका जो एक ऑयल को एक्सपोर्ट किया करता था दुनिया भर को, उसको ऑयल की और ज़्यादा ज़रूरत होने लग गई। लेकिन कुछ समय तक वहाँ पर ऑयल मिलना स्टार्ट हुआ, जिसकी वजह से उन्हें लगा कि शायद उनका काम चल जाएगा। लेकिन 1914 आते आते दुनिया भर में ऑयल की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़नी स्टार्ट हो गई। और ये वो पीरियड था जब वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हो रहा था। जब ऑयल की डिमांड बढ़ी तो कई देश ऑयल ढूंढने लग गए। अमेरिका की खास बात ये थी कि मेक्सिको में ऑयल के सप्लाईज थे, और अमेरिकन कंपनीज उन ऑयल सप्लाईज का इस्तेमाल करती थी ब्रिटेन और फ्रांस को भेजने के लिए। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होते होते ऑयल की इनसिक्योरिटी दुनिया भर में बढ़ चुकी थी, खासतौर पे अमेरिका में। दुनिया का ऑयल का कंजम्पशन और ऑयल का सप्लाई दोनों ही करने में अमेरिका टॉप पे था। दुनिया का 65% ग्लोबल ऑयल सप्लायर अमेरिका था, लेकिन 90% वो खुद भी कंज्यूम करता था। इसी वजह से उसे ऑयल की हमेशा रिक्वायरमेंट थी। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होते होते अमेरिका की ज़रूरतें और बढ़ी, और एक पॉइंट ऐसा आया जब उन्हें हर एक दिन ऑयल की मात्रा इतनी ज़्यादा चाहिए थी, यानी 1 मिलियन बैरल ऑयल उन्हें डेली चाहिए होता था। फिर उन्होंने सोचा कि उन्हें ऑयल सिक्योर करना पड़ेगा। और ऑयल सिक्योर कैसे होगा? तो ऑयल सिक्योर होगा एक दूसरे देश के साथ, जिस देश का नाम था सऊदी अरेबिया। और यहीं पर एंट्री होती है ऑयल को लेकर सऊदी अरेबिया के साथ उनकी दोस्ती की। 1938 और 1938 से लेके 1941 का वो पीरियड होता है जब सऊदी अरेबिया में ऑयल ढूंढा जाता है, और उसके बाद सऊदी अरेबिया में दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल का रिजर्व मिलता है, और सऊदी अरेबिया दुनिया की एक की ऑयल एक्सपोर्टर कंट्री बन जाती है। और इस पीरियड में अमेरिका को ये रियलाइज होता है कि उसकी डिपेंडेंस कितनी ज़्यादा है ऑयल के ऊपर, क्योंकि 1950s तक पहुँचते पहुँचते अमेरिका को 1 मिलियन बैरल प्रतिदिन मंगाना पड़ता था, जो अब बढ़ के 6 मिलियन बैरल्स पर डे की रिक्वायरमेंट हो जाती है। यानी उनका कंजम्पशन 6 गुना से ज़्यादा बढ़ चुका होता है। इतना सारा ऑयल वो कहाँ से लाते? तो वो ऑयल उन्हें प्रोवाइड करता सऊदी अरेबिया। तो बदले में सऊदी अरेबिया को प्रॉमिस किया गया कि आपका जो किंगडम है उसको हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। ये वादे कुछ ऐसे ही इन्होंने ईरान को भी किए थे। ईरान में रज़ा शाह पहलवी की सरकार हुआ करती थी, तो यूएस ने ईरान और सऊदी अरेबिया के साथ क्लोज रिश्ते बनाए ताकि इन्हें सस्ता ऑयल सप्लाई कर सके। बदले में ईरान के राजा को और सऊदी अरेबिया के एमिरेट्स को सपोर्ट मिलता था अमेरिका से। चीज़ें बदली, और धीरे धीरे बाकी देशों को पता लगने लग गया कि ऑयल कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर एक समय आता है
जो होता है 1956 का। 1956 और 60s के बीच में जो ऑयल बेचने वाली कंट्री है ओपेक बनाती हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, और ये कोशिश करते हैं कि दुनिया के ऑयल को कंट्रोल किया जाए। 1973 1970s का पीरियड आते आते अमेरिका को और ज़्यादा ऑयल की रिक्वायरमेंट होती है और वो लगातार करीब होता जाता है सऊदी अरेबिया और ईरान से कि उनसे ऑयल खरीद सके। लेकिन फिर आता है साल 1979 का, जिस साल चीज़ें हमेशा के लिए बदल जाती हैं, क्योंकि उस साल होता है ईरान में एक इस्लामिक रेवोल्यूशन और वहाँ पर आती है अयतुल्ला खोमेनी की कंट्रोल वाली सरकार, और फिर एक कॉन्फ्लिक्ट सऊदी अरब ईरान के बीच में बढ़ जाता है, जहाँ अमेरिका सऊदी अरब का साथ देना शुरू करता है और इनके साथ ऑयल की गारंटी उनको मिलती है, बदले में ये इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। ये चीज़ें सालों से चली आ रही थी। तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में हमेशा से ऑयल का बड़ा रोल था। आज के डेट में जब अमेरिका खुद ऑयल एक्सपोर्ट करता है तो दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल कंज्यूम करने वाली कंट्री जिसके पास ऑयल की डिमांड सर्वाधिक है वो देश है चाइना, और इसीलिए चाइना की करीबी अब सऊदी अरेबिया से बढ़ रही है। सऊदी अरेबिया को पता चल चुका है कि उसका कंपटीशन हो चुका है यूएसए के साथ। अब उसे ऑयल अगर बेचना है तो उसे चाइना या इंडिया जैसे मार्केट को टारगेट करना पड़ेगा। खासतौर पे चाइना एक ऐसा मार्केट है जो बिना अमेरिकी दबाव के सालों तक ऑयल इंपोर्ट कर सकता है, इसलिए अब सऊदी अरब धीरे धीरे चाइना के करीब ज़्यादा दिख रहा है। ठीक इसी तरह चाइना के करीब कुछ और देश भी जाते दिख रहे हैं, जैसे ईरान, इवन टर्की भी अब इनके करीब आता दिख रहा है। तो वो क्यों हो रहा है? वो इसी वजह से हो रहा है कि अब ऑयल कंजम्पशन में अमेरिका से बहुत आगे निकल चुका है चाइना, और क्योंकि अमेरिका तो खुद अब ऑयल एक्सपोर्ट करने वाला है, तो इसलिए इन देशों को ज़्यादा ज़रूरत है चाइना की। और अमेरिका ने सालों तक जो ऑयल इंपोर्ट किया था उसके बाद अचानक से ऑयल एक्सपोर्ट बढ़ना शुरू कैसे हुआ, और कैसे गैसेज और ऑयल में अमेरिका ने कतर और ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़ दिया, रशिया तो बहुत ही पीछे रह गया। इतना ज़्यादा इनकी ग्रोथ कैसे हुई? इसके पीछे थी एक नई टेक्नोलॉजी जो डेवलप की अमेरिका ने। हालांकि अमेरिका से पहले वो डेवलप हो चुकी थी, कई देश में आजमाई भी जा रही थी, लेकिन वो उतनी आसान नहीं थी। देखिए आमतौर पे क्या होता है, ऑयल का एक वेल होता है, ऑयल का कुआं आपको ज़मीन में मिलता है, ये गैस है, ये ऑयल है, नीचे पानी है, यहाँ ऑयल जमा होता है। तो आप एक ड्रिलिंग करते हैं और ऑयल को निकाल के बाहर ले आते हैं। अक्सर ये ऑफशोर ड्रिलिंग होती है, समुद्र के अंदर कहीं आपको पानी मिलता है तो पानी के नीचे सतह के अंदर आपको वो सप्लाई मिलते हैं जिसको आप फिर बाहर निकालते हो। लेकिन अमेरिका जो कर रहा है इसे कहते हैं शेल गैस का रेवोल्यूशन, जहां पर आप हाइड्रोलिक फ्रैकिंग करते हैं। हाइड्रोलिक फ्रैकिंग मतलब एक ऐसी तकनीक जिसके तहत आप एक नए तरीके से ज़मीन के अंदर बसे हुए गैस और ऑयल को बाहर निकालते हो। इसके लिए जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है वो एनवायरनमेंट के लिए कही जाती है थोड़ी खतरनाक हो सकती है। तो ये कैसे काम करती है ज़रा ये देखते हैं। जैसे मैंने बताया, आमतौर पर अगर कहीं पर आपको गैस मिलती है तो आप सीधा ड्रिलिंग करके निकाल लेते हो, लेकिन शेल फ्रैकिंग के अंदर नियम कुछ अलग होते हैं। शेल फ्रैकिंग के अंदर ज़मीन के अंदर एक गड्ढा किया जाता है, एक वेल बनाया जाता है। ये वाटर टेबल जैसे एक और इमेज से देखते हैं, यहाँ देखिए ज़रा बेहतर इमेज है। आपको नॉर्मली क्या होगा, कन्वेंशनल वेल जो आमतौर पे ड्रिलिंग होती है, पानी है, पानी के नीचे ज़मीन है, ज़मीन के नीचे आपने ऐसे सीधा कुएं में पाइप डाला, ड्रिल करके ऑयल या गैस को निकाल लिया। लेकिन जब अनकन्वेंशनल वेल होता है, जहाँ पर फ्रैकिंग का इस्तेमाल होता है, वहाँ पर क्या होता है, आप ज़मीन में गड्ढा करते हो, फिर वो नीचे तक आता है और फिर वो इस तरह हॉरिजॉन्टल होने के बजाय वर्टिकल भी चला जाता है, जिसकी वजह से जो यहाँ की चट्टानें उनमें क्रैक हो जाती हैं। और क्रैक होने की वजह से, ठीक है, यहाँ पहले आपने ये क्रिएट किया, ये गड्ढा, ये पाइप यहाँ डाला। इसके अंदर होता ही है कि आपने पहले जब ये इसमें गड्ढे कर रहे हो तो इसके अंदर आप एक फ्लूइड भरोगे, जिस फ्लूइड के अंदर पानी होगा, सैंड होगा, केमिकल होगा। इसको हाई प्रेशर के अंदर इसके अंदर डालोगे। जब ये हाई प्रेशर के अंदर जाता है तो आसपास की जो चट्टानें हैं इनमें क्रैक्स हो जाते हैं, और इन क्रैक्स के अंदर ऑयल और गैस भरने लगती है, और ऑयल और गैस भर के वापस आना स्टार्ट होती है। फिर ये ऊपर आती है, फिर यहाँ से गैस आप लेके चले जाते हो। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, यहाँ आप सीधा सीधा ड्रिलिंग करने के बजाय आप पहले एक वेल बनाते हो जो अंदर तक जाती है। इसके अंदर आप वाटर को भेजते हो, सैंड को भेजते हो, वाटर सैंड भर के नीचे तक जाती है, जिसकी वजह से यहाँ दरार पैदा होती है और प्रेशर पैदा होता है। जब ये प्रेशर और दरार पैदा होती है तो यहाँ आसपास जो शेल है, इससे जो गैस है वो उसके अंदर भरती है और ये फिर बाहर की तरफ निकलती है। ये तरीका है शेल गैस का और फ्रीकिंग करने का। तो फ्रैकिंग जब होती है तो फ्रैकिंग की समस्या ये है कि फ्रैकिंग में जैसे आपने देखा यहाँ पर शेल के अंदर आप इस तरह आप वर्टिकली भी इसको डाल रहे हो, तो इसके अंदर पहली चीज़ आपको पानी डालना पड़ेगा, सैंड डालना पड़ेगा, केमिकल्स डालने पड़ेंगे। तो बहुत ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है इस ऑयल को बाहर निकलने के लिए। दूसरी चीज़ ये है कि अक्सर जहाँ ये शेल गैस मिलती है या शेल का ऑयल मिलता है वहाँ आसपास वाटर के सोर्सेज होते हैं, तो आसपास जो भी पानी के सोर्सेज होते हैं वो कंटेमिनेट हो जाते हैं, वो दूषित हो जाते हैं। इसलिए अमेरिका में कई पार्टियां इसको विरोध भी कर रही हैं। अब मान लो आप इस तरह से फ्रेकिंग से फ्रैक्चर करके और वहाँ से आप प्रेशर डाल के चीज़ें निकाल रहे हो, पर होगा ये कि जहाँ पर ये शेल गैस मिलती है या फिर ऑयल मिलता है उसके ऊपर ही आपको
वाटर का रिसोर्स होता है उस इलाके का, तो वो पानी के रिसोर्स को तबाह करने की क्षमता रखता है। इसीलिए इस चीज़ को काफ़ी खतरनाक माना जाता है, इन्वायरमेंटली डिजास्टर्स माना जाता है। पर अमेरिका के अंदर अगर आप देखो शेल गैस और शेल का जो स्टोर है तो पूरे अमेरिका में भरा हुआ है। आज तक अमेरिका ने इसको ज़्यादा पुश नहीं किया था, आज से 10 साल पहले तक, क्योंकि टेक्नोलॉजी थोड़ी कमज़ोर थी और इनको निकालने में बहुत नुकसान हो सकता था। ये ऑयल निकालने का खर्च बहुत ज़्यादा होता था। लेकिन धीरे धीरे शेल गैस और शेल ऑयल का शेयर बढ़ने लग गया है। आज के टाइम में आप देखो तो लगातार अमेरिका ने इसके ऊपर फोकस करना स्टार्ट किया है। 2018-2011 के बाद से चीज़ें पुश होनी स्टार्ट हुई। जब ऑयल की प्राइसेस बढ़नी स्टार्ट हुई तो अमेरिका को लगने लग गया कि वो शेल ऑयल और शेल गैस को अगर निकालता है तो वो ईजिली इसको एक्सपोर्ट कर पाएगा। और इसी तरह अमेरिका ने बहुत तेज़ी के साथ क्रूड ऑयल को निकालना शुरू किया और 2020 के बाद वो दुनिया के टॉप एक्सपोर्टर में से एक बनता चला गया। और इसी तरह ऑयल की डिपेंडेंस कम हो गई अमेरिका की, और उसी के साथ उनकी फॉरेन पॉलिसी को अब ज़रूरत नहीं थी सऊदी अरब की, क्योंकि वो खुद सऊदी अरब से ज़्यादा ऑयल एक्सपोर्ट करने लग गया दुनिया में। और इसीलिए अब वो रशिया सऊदी अरब का डायरेक्ट कॉम्पिटिटर बन चुका है। रशिया जो खुद एक बहुत बड़ा ऑयल और गैस एक्सपोर्टर है, उसका मुकाबला अब इंटरनेशनल मार्केट में अमेरिका के साथ हो रहा था। तो इन सभी कारणों के साथ यूएसए जो पहले एक सिक्योरिटी पार्टनर था सऊदी अरब का, केवल ऑयल की उनकी रिक्वायरमेंट थी या अपना कब्जा यहाँ जमाए, मिडल ईस्ट में अपना इन्फ्लुएंस जमाए रखना चाहता था अमेरिका, इसलिए वहाँ पर था। लेकिन अब ऑयल पर उनकी डिपेंडेंस कम हो चुकी है। शेल गैस की टेक्नोलॉजी उन्हें दुनिया के टॉप मोस्ट फॉसिल फ्यूल स्टेट में एक बना चुकी है। शेल गैस का इस्तेमाल करने में समस्या क्या है? समस्या ये है कि जब आप शेल गैस या शेल ऑयल को निकालते हो तो उसमें वाटर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, केमिकल यूज़ होते हैं, तो आसपास का जो ग्राउंड वाटर है वो तबाह हो जाता है, वो पॉल्यूटेड हो जाता है। इतने केमिकल्स इस्तेमाल करने की वजह से वहाँ पर लैंड पोल्यूशन बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता है और वहाँ पर फिर खेती नहीं हो सकती या वहाँ के एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं। इसी कारणवश कई सारे लोग इसका विरोध कर रहे थे और अमेरिका ने कई सालों तक इसको उस तरह से पुश भी नहीं किया। लेकिन अब ये फ्रैकिंग जो टेक्नोलॉजी है, शेल फ्रैकिंग, जहाँ शेल गैस और शेल ऑयल को आप ज़मीन में जहाँ भी है वो उसको निकालने के लिए इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हो, तो वाटर टेबल से आप पहले नीचे जा रहे हो, तो यहाँ से आप जब केमिकल डालोगे, पानी डालोगे, तो हो सकता है वो इन वाटर टेबल्स को कंटेमिनेट कर दे। ठीक है, तो इसी चक्कर में कहा यह जाता है कि इतना प्रेशर और जो केमिकल्स डालते हैं इसकी वजह से वाटर टेबल खराब हो सकती है और पानी का जो सोर्स है आसपास के एरियाज में वो खत्म हो सकता है। कंपैरिजन के लिए अगर आप यूके को देखो तो वहां भी कई इलाकों में आपको शेल एनर्जी रिजर्व दिखेंगे, मैनचेस्टर, न्यूकैसल, लंदन के आसपास, लेकिन इन्होंने अभी तक यहाँ पर एक्सप्लोरेशन उस तरह स्टार्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि इन्हें वही खतरा दिखता है कि अगर वो उस इलाके में नेचुरल गैस या क्रूड ऑयल को निकालेंगे तो हो सकता है वहाँ की जो इकोलॉजी है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हो। इसलिए लंदन के आसपास या ब्रिस्टल के आसपास फ्रैकिंग के चांसेस कम होते हैं, शेल गैस का एक्सप्लोरेशन कम हो पाएगा। लेकिन बाकी देशों ने इसको, खासतौर पे अमेरिका ने इसको प्रायोरिटाइज किया कि भाई वो तो इसको पुश करते ही रहेंगे और ये टॉप प्रोड्यूसर भी बन गए क्रूड ऑयल का। 22 मिलियन बैरल पर डे ये ऑयल निकालते हैं और ये दुनिया का 22% ऑयल प्रोडक्शन 2023 में कर रहे थे। टॉप प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड ऑयल एंड लीज कंडेंसेट के सबसे बड़े जो कोई प्लेयर बन चुके थे, यूएसए की पकड़ इसमें दुनिया में सबसे ज्यादा हो चुकी थी। तो कहानी ये थी कि जो कंट्री एक टाइम में एक्सपोर्टर थी दोबारा एक्सपोर्टर बन गई, पहले कन्वेंशनल ऑयल की और अब शेल रिजर्व से वो शेल गैस और शेल ऑयल निकाल के फ्रैकिंग टेक्नोलॉजी के थ्रू इसे एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इसीलिए हो ये रहा है कि सऊदी अरब के साथ जो उनकी पार्टनरशिप आपको थोड़ी सी कमजोर होती दिख रही है या यूएई के साथ, इसकी वजह यह है कि अब उनको सिर्फ ऑयल के लिए इनके ऊपर डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है, बल्कि अमेरिका खुद एक ऑयल एक्सपोर्टर हो गया है। अमेरिका अभी भी इनका नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर जरूर है कि कोई खतरा हो तो हम आपको सिक्योर जरूर करेंगे, लेकिन सऊदी अरब और यूएई इस बात को जान रहे हैं कि अब अमेरिका के ऊपर वो रिलाई नहीं कर सकते ऑयल एक्सपोर्ट करने के लिए। इसलिए वो अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, किन्हीं और सेक्टर में निवेश करने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरे पार्टनर्स ढूंढ रहे हैं। और इनके पार्टनर्स में टॉप पर कोई आ रहा है तो वो है चाइना। और चाइना ने कोशिश भी की कि ईरान और सऊदी अरब के बीच में भी एक सीज फायर, एक तरह का एक एग्रीमेंट कराया जाए, और वो पिछले साल हुआ भी। लेकिन इसके बावजूद इनके बीच के खुद के विवाद अब सऊदी अरब और ईरान की इनको दूर बनाए हुए हैं। लेकिन अमेरिका की पॉलिटिक्स और अमेरिका की डिपेंडेंस अब ऑयल पे खत्म हो चुकी है, इसीलिए चीज़ें बदलती दिख रही हैं। और इस रेवोल्यूशन में जहां उन्होंने शेल गैस को ढूंढना शुरू किया और शेल गैस को एक्सप्लोर करने के लिए फ्रैकिंग का इस्तेमाल करना स्टार्ट किया, और जिस फ्रैकिंग की वजह से वो अपने देश में जहां कहीं भी रॉक्स में ट्रैप था शेल रिजर्व, उसको निकाल कर इजीली यूज कर पाए, इसी वजह से वो इतने बड़े एक्सपोर्टर बन पाए। अब पॉइंट ये है कि पहले वो क्यों नहीं कर रहे थे? पहले क्योंकि शेल रिजर्व की मात्रा ऑयल जो वेल होता है उसके कंपैरेटिवली कम होती है, तो वहाँ इतना निवेश, अगर आप सीधा एक ऑयल ड्रिल करोगे या चट्टान से आप तोड़ते हुए चट्टान से आप एक ड्रिलिंग करोगे तो बहुत महंगा प्रोसीजर है और बहुत ज़्यादा मुश्किल है। फ्रैकिंग की टेक्नोलॉजी डेवलप होने के बाद शेल रिजर्व से शेल गैसेस को और ऑयल को निकालना आसान हो गया था, इसीलिए अमेरिका ने इसका इस्तेमाल किया, टेक्नोलॉजी डेवलप हुई और वो जो दुनिया में बहुत पीछे थे 1960-70s में जिनको ऑयल की रिक्वायरमेंट हुआ करती थी, वो अब
इसको लेकर दुनिया में टॉप पर आ चुके हैं और अमेरिका की इकोनॉमी डेवलप हो रही है और इकोनॉमी के अलावा वो ऑयल के की एक्सपोर्टर भी बन गए और इस तरह इस ऑयल बूम ने अमेरिका को दुनिया के टॉप पर लाके खड़ा कर दिया है। और क्योंकि अमेरिका इस टॉप पर आ चुका है इसीलिए अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी भी अब थोड़ी बदली हुई सी दिख रही है। पहले अमेरिका ओपेक के थ्रू, ओपेक की लीडरशिप हमेशा सऊदी अरेबिया किया करता है, या फिर सऊदी अरेबिया के थ्रू ही अमेरिका दबाव बनाकर ऑयल के प्राइसेस को हमेशा कम रखता था। ऑयल प्राइसेस अगर कम रहती हैं तो उससे अमेरिका को फायदा हुआ करता था। कैसे कि एक तो अमेरिका को सस्ता तेल मिलता था और दूसरा उनका जो सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर था रशिया या फिर यूएसएसआर जिससे पहले था, ये दोनों हमेशा ऑयल और गैस बेचा करते थे। ईरान ऑयल बेचता है, रशिया ऑयल बेचता है, गैस बेचता है। अगर ऑयल और गैस के प्राइसेस कम रहेंगे तो रशिया और ईरान को बाहरी देशों से ज़्यादा पैसा नहीं मिलता, उनका ऑयल सस्ता बिकता, इससे उनकी इकोनॉमी को नुकसान होता था। और ऑयल प्राइस कम रखने के लिए ओपेक को क्या मिलेगा, सऊदी अरेबिया यूएई को क्या मिलेगा, बहरीन को क्या मिलेगा, उनको अमेरिका कहता था कि भाई आपका ऑयल हम खरीदेंगे प्लस हम आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। तो इसलिए वो जानबूझकर अक्सर ऑयल का प्राइस कम रखते थे जब उनको रशिया या ईरान के ऊपर दबाव बनाना होता था। लेकिन कुछ समय बाद सऊदी अरब ने मानने से इनकार कर दिया था ओपेक ने कि हम अपना दाम नहीं घटाएंगे। और अब तो सऊदी अरब को पता है या ओपेक को पता है, ओपेक असल में उन देशों का संगठन है जो ऑयल को एक्सपोर्ट करता है, कि अमेरिका तो खुद एक बहुत बड़ा ऑयल एक्सपोर्टर बन गया है, हमारा ही मार्केट खा रहा है तो हम इनकी क्यों सुने। तो इसीलिए यहाँ पर एक नई पॉलिटिक्स उभरती दिख रही है कि ऑयल की वजह से कैसे ग्लोबल पॉलिटिक्स पुश होती है, वो हमने इस वीडियो में जाना। और क्या और किस टेक्नोलॉजी के थ्रू अमेरिका ने ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ाया है और कैसे दुनिया के टॉप पर आ गया और कैसे उसकी रिक्वायरमेंट, क्योंकि इतनी ज़्यादा डिपेंडेंस अमेरिका की है मोटराइज्ड व्हीकल्स पर, अपने डिफेंस इक्विपमेंट पर, कि वहाँ हमेशा रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा रही है लेकिन अब उससे ज़्यादा वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसलिए बन चुके हैं एक नेट एक्सपोर्टर। ये थी इस वीडियो की कहानी। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट में बताइए आपको कैसा लगा और कोई और टॉपिक है जो आप चाहें हम एक्सप्लोर करें तो प्लीज़ टेल इन कमेंट्स। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग ओनली IAS।